तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हमने एंटीहिस्टामिनिक को डिटेल स्टडी करा था, जहां पर हमने देखा था H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और कुछ सिंथेसिस। तो यह है यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जहां पर हमें देखना है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इसका। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम एंटी कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये ड्रग्स जो है ये सारी ड्रग एंटी कैंसर है। अब बात कर रहे हैं एंटी कैंसर की, मतलब हमें पता लग गया कि ये सारी ड्रग कैंसर को सही करने के काम आती है। जैसे मान लीजिए एल्काइलेटिंग एजेंट है, एंटीमेटाबोलाइट है, एंटीबायोटिक है, प्लांट प्रोडक्ट है, मिसेलेनियस कंपाउंड है। ये जितनी भी ड्रग्स है इसके अंदर मैक्लोरेथमिन, बुसल्फेन, थायोटिपा, मर्केप्टोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, डेक्टिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लेटिन, एटोपोसाइड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जितनी भी ड्रग्स है ये सारी ड्रग्स कैसी है? एंटी कैंसर। एंटी कैंसर मतलब कैंसर को सही करने वाली। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर एंटी कैंसर तो हमें समझ में आता है, पर ये एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? तो देखो, एंटी का मतलब अपोजिट, नियो का मतलब न्यू, प्लास्टिक का मतलब प्लाज्मा। हमें नया प्लाज्मा बनने से रोकना है, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर में क्या होता है। कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है और जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। तो सेल ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो रही है, तो क्यों हो रही है? बार बार नया प्लाज्मा बन रहा है, तो इस नए प्लाज्मा बनने को रोकना है, क्योंकि नया प्लाज्मा बनेगा मतलब सेल ग्रोथ हो रही है, न्यू प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको अपोज करना है, उसको रोकना है। मतलब ये एक तरह से एंटी कैंसर का काम हुआ। तो एंटी नियोप्लास्टिक ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर। ठीक है, टॉपिक क्लियर हुआ। एंटी नियोप्लास्टिक ऑल्सो नोन एज एंटी कैंसर। अब बात करेंगे कैंसर की। तो देखो, कैंसर का डिटेल लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है बी फार्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में। आपने डिटेल में पढ़ा है कि कैंसर होता क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। कैंसर में क्या होता है? कैंसर में होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जो है अनकंट्रोल हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ होने लग जाती है, और इस बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ को हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, अब देखो, एक होती है नॉर्मल सेल, यहां पर मैं आपको बताता हूं। एक होती है नॉर्मल सेल और एक होती है कैंसर सेल। नॉर्मल सेल क्या करती है? ग्रो करती है, ग्रो करती है, ग्रो करती है, और जब वो पास वाली सेल के कांटेक्ट में आती है तो ग्रो करना बंद कर देती है। ग्रो करना कब बंद करेगी? जब वो सेल पास वाली सेल के कांटेक्ट में आती है तो ग्रो करना बंद कर देती है। ये नॉर्मल सेल में होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। मतलब नॉर्मल सेल जब ग्रो कर रही थी तो ग्रो करने के दौरान वो पास वाली सेल के कांटेक्ट में आई, तो कांटेक्ट में आते ही उसने अपनी ग्रोथ की इनहिबिशन कर ली। दैट्स व्हाई कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो ध्यान रखना, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल शो करती है। इसका मतलब होता है कि अगर एक सेल ग्रो कर रही है और अगर वो पास वाली सेल के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो अपनी ग्रोथ का इनहिबिशन कर लेती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों सेल ग्रो कर रही थी और ये दोनों सेल जैसे ही आसपास के कांटेक्ट में आई, आपस में कांटेक्ट में आई, इन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। तो ये नॉर्मल सेल इस तरह से ग्रो करती है। पर बात करूं कैंसर सेल की, तो मान लीजिए ये पास वाली सेल है, बड़ी खुश है, पर ये सेल जो है कैंसर हो चुकी है, कैंसरस सेल हो चुकी है। ये अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है और अनकंट्रोल ग्रोथ करके इसने कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही नहीं है, पास वाली सेल के कॉन्टेक्ट में आने से नहीं रुकी। तो कैंसर सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉर्मल सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल सेल कॉन्टेक्ट में आने से ग्रोथ बंद कर लेती है और कैंसर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है सर, हमें यहां तक क्लियर हो गया कि कैंसर मतलब ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्मल सेल जो होती है वो ग्रोथ को रोक लेती है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कर लेती है, पर कैंसर सेल में ग्रोथ नहीं रुकती, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होती और ट्यूमर बन जाता है। अब देखो, कैंसर दो तरह से होता है, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्यों? ऐसा क्यों मैलिग्नेंट खतरनाक होता है? मान लीजिए मैलिग्नेंट आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में हुआ, यहां पर हुआ, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, ब्रेन सब में पहुंच जाएगा। तो ये मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट की, कि ये सर्कुलेट हो सकता है। एक जगह कैंसर हुआ, दूसरी जगह फैलेगा, दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह फैलेगा। मोस्ट फियरेबल प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट कैंसर।
बात करें बेनाइन की, तो बेनाइन एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, जैसे यहाँ पर गर्दन पे हो गया, गले पे हो गया, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ट्यूमर बन गया और ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बेनाइन वाला स्प्रेड नहीं होता, पर मेलिग्नेंट वाला जो है मोस्ट फेयरेबल प्रॉपर्टी होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ स्प्रेड हो जाता है और बॉडी के अदर पार्ट में भी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये होता है कैंसर। कैंसर के बारे में देखा, 2 तरह का कैंसर देखा। अब हमें देखना है कि हम कैंसर को कैसे रोक सकते हैं, कैंसर में जो अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर सेल की ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब चाहिए, साथ ही साथ कुछ एंजाइम, ये सब चाहिए, तभी ग्रोथ हो रही है। चाहे नॉर्मल सेल हो, चाहे कैंसर सेल हो, हर सेल को डिवाइड करने के लिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, इन सब की जरूरत होती है। तो हम जो भी ड्रग लेने वाले हैं, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट लेंगे, एंटी मेटाबोलाइट लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, इनमें से कोई भी ड्रग लेंगे तो अल्टीमेटली वो डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को या एंजाइम को रोकेगी, और इनके रुकते ही किसी एक के भी रुक जाने से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कैंसर सेल की ग्रोथ रोकने के लिए डीएनए को छेड़ना पड़ेगा, आरएनए को छेड़ना पड़ेगा, प्रोटीन को छेड़ना पड़ेगा या एंजाइम को छेड़ना पड़ेगा। इनमें से किसी में भी चेंज लाना पड़ेगा, चाहे डीएनए के बेस पेयर में चेंज लाओ, चाहे प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोको, इन सब में से किसी ना किसी को रोक कर आपको सेल की ग्रोथ को रोकना है। तो ये जितने भी ड्रग्स है, अल्काइलेटिंग, एंटीमेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट, मिसेलेनियस, ये सारी इनके साथ इंटरफेयर करेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे रखा है अल्काइलेटिंग एजेंट में मेलक्लोरिथमिन और एंटीमेटाबोलाइट में मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट। इनके ऊपर है स्टार, तो इनकी सिंथेसिस भी हम देखेंगे, साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम स्पेशली देखेंगे। सिंथेसिस तो देखेंगे, साथ ही साथ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम स्पेशली देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैंसर सेल की ग्रोथ किस तरह से रोकनी है। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, कैंसर क्या होता है, एंटी कैंसर क्या होता है, एंटी कैंसर की ड्रग्स वगैरह किसके साथ इंटरफेयर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और मैं बताना भूल गया कि आपको पूरा सिलेबस याद रखना है, क्योंकि एंटी कैंसर का क्लासिफिकेशन आएगा तो आपको बताना है कि अल्काइलेटिंग एजेंट में मेक्लोरिथमिन आता है, साइक्लोफॉस्फामाइड आता है, क्लोरेम्बुसिल आता है, थायोटेपा आता है, एंटी मेटाबोलाइट में मर्केप्टोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, फ्लोरोविरासिल, फ्लॉक्सयूरिडिन। ठीक है, एंटीबायोटिक में डेक्टिनोमाइसिन और ब्लियोमाइसिन, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, प्लांट प्रोडक्ट में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, एटोपोसाइड और मिसेलिनियस में सिस्प्लेटिन। ये सारी ड्रग्स मुझे तो याद है, आपको भी याद करनी है, क्योंकि एंटी कैंसर 10 मार्क्स में आएगा। तो सबसे पहले तो कैंसर बताओगे, फिर एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है वो बताओगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन बताओगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओगे। तो पहले कैंसर समझाना है, फिर एंटी कैंसर समझाना है, फिर क्लासिफिकेशन बताना है, और क्लासिफिकेशन बताने के बाद एक एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। और साथ में अगर किसी की सिंथेसिस और आ गई 10 मार्क्स में तो सोने पे सुहागा, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि 40 पेज लिख सकता हूँ मैं कैंसर के ऊपर। तो चलो, ये सब तो हमने देख लिया कि कैंसर में अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल जो कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी कर रही है, आसपास कॉन्टैक्ट में आते ही ग्रोथ करना बंद कर देगी, ये नॉर्मल सेल है। 2 तरह से होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो होता है वो मोस्ट फियरेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन के थ्रू कैंसर जो है फैलता है, स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल सेल साइकिल की। आप सभी को पता है, आपने सभी ने पढ़ी होगी क्लास 11th में सेल साइकिल, या एचपी फर्स्ट सेम में सेल साइकिल। जैसे G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। इस तरह से आपको एक सर्किल बना के इस तरह से आपको डिवीजन कर देना है। एक है G1 फेज, एक है S फेज, एक है G2 फेज, एक है M फेज। G1 फेज में ग्रोथ वगैरह होती है सेल की। S फेज जो होता है वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ डीएनए की सिंथेसिस भी होती है, और साथ ही साथ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। G2 फेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन होगी माइटोसिस के लिए। फर्दर माइटोसिस होने वाला है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, तो माइटोसिस के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है वो G2 फेज में होती है। और माइटोसिस जो है फाइनली M फेज में होता है।
एम का मतलब माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन। तो ये नॉर्मल सेल इस तरह से डिवाइड करती है। G1 फेज में ग्रोथ होती है, S फेज में डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, G2 फेज में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, एंड M फेज में माइटोसिस होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है। अब देखो कैंसर सेल में मुझे क्या देखने को मिलता है, कैंसर सेल में मुझे एबनॉर्मल क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है हमारे अंदर एक फिक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पर कैंसर सेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्रोमोसोम के नंबर या तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं या फिर क्रोमोसोम के नंबर बहुत ही कम हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम, और ऐसी सेल को जहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम या फिर बहुत ही कम क्रोमोसोम हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइड। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर सेल में कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, एबनॉर्मल क्रोमोसोम, एबनॉर्मल डीएनए, सब कुछ एबनॉर्मल बन सकता है कैंसर में। ठीक है, अब क्रोमोसोम बता दिया, या तो बहुत सारे हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। नीचे बता दिया बेनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह से कैंसर होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग को, कि किस तरह से हमारी ड्रग जो है, हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट, हमारे मिसलिनियस कंपाउंड, हमारे एंटीबायोटिक, हमारे प्लांट प्रोडक्ट, हमारे एंटी मेटाबोलाइट किस तरह से कैंसर को सही करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो आपका एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, ये एल्काइलेटिंग एजेंट नाम से पता लग रहा एल्काइल ग्रुप डोनेट करने वाला होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। वेट ए मिनट, एक ब्लैंक पेज पे मैं आपको ले जाता हूँ। एल्काइलेटिंग एजेंट आपको बताता हूँ। एल्काइलेटिंग एजेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये एल्काइल ग्रुप डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को डोनेट करते हैं। नाम से पता लग रहा एल्काइलेटिंग एजेंट क्या डोनेट करेंगे, एल्काइल ग्रुप को डोनेट करेंगे। एल्काइल ग्रुप किसको डोनेट करते हैं, ये डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, एंजाइम को, इन सबको क्या कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप डोनेट कर देते हैं। इनमें से किसी को भी एल्काइल ग्रुप डोनेट कर देते हैं। और ये किस सेल में कर रहे हैं, कैंसर सेल में। हमारी जो कैंसर सेल है जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ करे जा रही है, उसके अंदर के डीएनए को, उसके अंदर के आरएनए को, उसके अंदर के प्रोटीन को या उसके अंदर के एंजाइम को हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट, हमारी जो ड्रग है, एल्काइल ग्रुप डोनेट कर देती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज किसी केस में डीएनए के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया इस तरह से, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये एल्काइलेटिंग एजेंट ने एल्काइल ग्रुप दे दिया डीएनए को, आरएनए को, एंजाइम को, प्रोटीन को। स्पेशली मान लो, चलो मैंने बोल लिया कि डीएनए को दे दिया और कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। कौन सा बॉन्ड बन गया यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। अब कैंसर सेल में डीएनए के साथ क्या हुआ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एल्काइलेटिंग एजेंट आया और उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो कैंसर सेल में डीएनए की अवेबिलिटी नहीं रही। अब डीएनए काम का नहीं रहा क्योंकि एल्काइलेटिंग आया, एल्काइलेटिंग एजेंट ने क्या करा, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। तो अब डीएनए की अवेबिलिटी कम हो गई। जब डीएनए अवेलेबल नहीं रहा कैंसर सेल में, तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होती है, सेल की ग्रोथ। तो ना रहा डीएनए, ना बनेगा आरएनए, ना बनेगा प्रोटीन, ना होगी सेल की ग्रोथ। ये हो गया दिक्कत। तो ये हमारा काम हो गया, हमें कैंसर सेल की ग्रोथ रुकवानी थी, तो हमने डीएनए को अटैक कर दिया, डीएनए पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ना रहेगा डीएनए, ना बनेगा आरएनए, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से सेल की ग्रोथ होती है। सारी स्टेप रोक दी सिर्फ एक को एल्काइलेट करके, और ये करा एल्काइलेटिंग एजेंट ने। ठीक है, इस तरह से काम करता है। देखो, वी हैव टू एल्काइलेट डीएनए, आरएनए और कुछ एंजाइम, ताकि कैंसर सेल का डिवीजन रुक जाए। अब एल्काइलेट करने से क्या हुआ, हमने ये तो बोल दिया एल्काइलेट कर दिया, डीएनए को एल्काइलेट कर दिया, आरएनए को एल्काइलेट कर दिया। एल्काइलेट करने से क्या हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए यहां पर, जैसे ही आप यहां पर खड़े हो, आपने एल्काइलेटिंग एजेंट ले लिया, ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, एल्काइलेटिंग एजेंट आपने लिया। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी आपने उसे एडमिनिस्टर किया, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इट कन्वर्ट इनटू हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव। जो आपका एल्काइलेटिंग एजेंट था वो अब आपकी बॉडी में हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम है कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। आई रिपीट, जैसे ही आप एल्काइलेटिंग एजेंट लेते हो, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद हाईली रिएक्टिव डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, और ये कार्बोनियम आयन अब क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, एल्काइल ग्रुप का आपको ट्रांसफर करना है। आप चाहें तो डीएनए पे करें, आरएनए पे करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप टू सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक कार्बोक्सिल, अमाइन, फोस्फेट ग्रुप, सल्फाइड्राइल ग्रुप, और उनके साथ क्या बना ले, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ग्रुप लिख दिए हैं, वहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, किसी के साथ भी आप एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दो, वहां पर बना लो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद
उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी, उनके जो नॉर्मल फंक्शन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, वो अवेलेबल ही नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा ही हमने करा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्वानिन था, ठीक है, ग्वानिन था, ये हमारी कैंसर सेल है। कैंसर सेल में जो ग्वानिन था ना, अब आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन सब कुछ इसेंशियल है। ये सारे बेस पेयर जो कि डीएनए में है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन सारे ही इसेंशियल है डीएनए से आरएनए बनने के लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन होने के लिए, डीएनए को सही सलामत रखने के लिए ये सारे बेस पेयर चाहिए। अब जैसे मैंने अल्काइलेटिंग एजेंट दिया, ये अल्काइलेटिंग एजेंट गया कैंसर सेल के पास, कैंसर सेल में भी कहां पर गया, ग्वानिन के पास, और ग्वानिन में जाके इसने 7th पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया और वहां पर बॉन्ड बना लिया। आई रिपीट, एल्काइलेटिंग एजेंट गया हमारी कैंसर सेल के पास, कैंसर सेल में ग्वानिन के पास, ग्वानिन की 7th पोजीशन पे इसने अपना एल्काइल ग्रुप अटैच कर लिया, और एल्काइल ग्रुप अटैच होते ही यहां पर क्रॉस लिंकिंग होगी, डीएनए में सीजन हो सकता है, कट हो सकता है डीएनए, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो सकती है। जो बेस अभी तक नॉर्मल जुड़ते थे अब वो एबनॉर्मली जुड़ेंगे। नॉर्मल बेस पेयरिंग कैसी होती है, ए के साथ टी जुड़ता था, जी के साथ सी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, और ए के साथ टी डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये नॉर्मल बेस पेयरिंग है। पर अब एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी, क्योंकि जैसे ही आपने एल्काइलेटिंग एजेंट दिया कैंसर सेल के पास, वो गया ग्वानिन की 7th पोजीशन पर जाके वो एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग, डीएनए में कटिंग, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हुई, और अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो आपकी सेल डिवीजन रुक जाएगी, कैंसर सेल डिवीजन रुक जाएगी। इस तरह से एल्काइलेटिंग एजेंट जो है काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास एंटी मेटाबोलाइट। आपको इतना तो पता है कि एंटी मेटाबोलाइट हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये एंटी कैंसर होता है, एंटी न्यूप्लास्टिक होता है, कैंसर की सेल की ग्रोथ को रोकना है। तो ये नॉर्मल सब्सटेंस है, नॉर्मल सब्सटेंस फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही है। मान लीजिए ये कोई फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, फंक्शनल है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही है। तो इस फंक्शनल को हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन फंक्शनल करना पड़ेगा। ये जो भी फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल है इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही है, कैंसर हो रहा है, तो इस फंक्शनल को अनफंक्शनल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शनल को अनफंक्शनल करने के लिए एंटी मेटाबोलाइट हम देते हैं। ये एंटी मेटाबोलाइट इस नॉर्मल सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है। तो जैसे ये नॉर्मल सब्सटेंस रिप्लेस होगा, ये फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल जो है अनफंक्शनल हो जाएगा। आई रिपीट, फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल को हमें अनफंक्शनल करना है। अनफंक्शनल इसलिए करना है क्योंकि ये फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल आगे अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करवा रहा है। तो इसको अनफंक्शनल करने के लिए हमें एंटी मेटाबोलाइट देना पड़ेगा। ये एंटी मेटाबोलाइट जो है नॉर्मल सब्सटेंस को रिप्लेस कर देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा आपके मैक्रोमोलिक्यूल को, या फिर आप बोल लीजिए डिसफंक्शनल कर लेगा। और जब आपका मैक्रोमोलिक्यूल नॉन फंक्शनल हो गया तो फिर आपकी अनकंट्रोल सेल ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इस तरह से एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि एंटी मेटाबोलाइट किस तरह से काम करता है। फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल को अनफंक्शनल करना है, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को कंट्रोल में लाना है। अब बात करते हैं, इसके अंदर है आपका एक ड्रग मेथोट्रेक्सेट, जिसकी आपको सिंथेसिस भी देखनी है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या होता है, एक फोलिक एसिड का एनालॉग है, फोलिक एसिड एनालॉग है मेथोट्रेक्सेट। दे डिक्रीज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अभी हम देखते हैं कि मेथोट्रेक्सेट किस तरह से काम करता है। आपको मैं सिलेबस बता दूं, मेथोट्रेक्सेट आपको एंटी मेटाबोलाइट में ही दे रखा है। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज मेथोट्रेक्सेट, ये रहा, ये मेथोट्रेक्सेट आपको पढ़ना है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके सिंथेसिस वगैरह सब पढ़ेंगे। मरकेप्टोप्यूरिन को भी पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेथोट्रेक्सेट किस तरह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को रोकता है। देखिए, एंटी मेटाबोलाइट में मेथोट्रेक्सेट। अभी हम बात करेंगे कैंसर सेल की। ये है कैंसर सेल। यहां पर देखो आप, कैंसर सेल में क्या हो रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस हो रही है ग्रोथ करने की, जहां पर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, दिस इज डाईहाइड्रोफोलिक एसिड एंड दिस इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड चाहे नॉर्मल सेल हो या चाहे कैंसर सेल हो, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। आई रिपीट, चाहे नॉर्मल सेल हो चाहे कैंसर सेल हो, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एंड दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है फोलिक एसिड में एंड देन डीएनए आरएनए इज फॉर्म्ड। Dihydrofolic acid converted into tetrahydrofolic acid. This tetrahydrofolic acid converted into folic acid and at last DNA RNA formed. तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, यहाँ पर एंजाइम काम आ रहा है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। तो इस एंजाइम को रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा, इससे फोलिक एसिड बन रहा और डीएनए बन रहा कैंसर सेल में। तो कैंसर सेल में डीएनए को रोक दो
डीएनए रुकेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल ग्रोथ नहीं होगी। सीधी सी बात है, डीएनए नहीं, आरएनए नहीं, आरएनए नहीं, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं, सेल ग्रोथ नहीं, तो एक चीज को रोकने से सारा काम हो जाएगा। तो कैंसर सेल की बात चल रही है, कैंसर सेल में हम क्या करते हैं, मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं। ये मेथोट्रेक्सेट इस स्टेप को रोक देगा, डीएचएफ को, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, इस स्टेप को रोक देगा। जब ये स्टेप रुक जाएगी तो क्या आगे फोलिक एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। और फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या आगे डीएनए बनेगा? नहीं बनेगा। तो ना बनेगा डीएनए, ना बनेगा आरएनए, ना बनेगा प्रोटीन, ना होगी सेल की ग्रोथ। कैसे रोका? मेथोट्रेक्सेट दे दिया, और ये मेथोट्रेक्सेट ने क्या करा, डीएचएफ को टीएचएफ में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो ये मेथोट्रेक्सेट किस तरह से काम करता है, इसकी कन्वर्जन रोकता है। और कन्वर्जन कैसे रोकेगा? इस एंजाइम को कम करके, क्योंकि ये एंजाइम अगर नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। डीएचएफ को टीएचएफ में बदलने के लिए एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। उस एंजाइम को रोकने के लिए मेथोट्रेक्सेट देते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट एक्ट्स ऑन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस and stop the conversion of DHF into THF. Further folic acid will be not formed and DNA is not formed. So DNA नहीं बना, RNA नहीं बना, RNA नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना, सेल की ग्रोथ नहीं हुई, और सेल की ग्रोथ नहीं हुई मतलब मुबारक हो, सेल की ग्रोथ आपने रोक दी। एक जनरल स्टेटमेंट में आपको दे देता हूं कि मेथोट्रेक्सेट जो कि आपने ड्रग देखी, ये लिपोफिलिक कम होती है, पुअरली क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब एक और ड्रग है वहां पर एंटी मेटाबोलाइट में, जिसका नाम है मर्केप्टोप्यूरिन, और 6 मर्केप्टोप्यूरिन बोलते हैं उसको। तो मर्केप्टोप्यूरिन ड्रग किस तरह से एंटी कैंसर का काम करती है वो देखो। हमारी कैंसर सेल में, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल कैंसर सेल है, कैंसर सेल बड़ी खतरनाक है, ठीक है। इस कैंसर सेल में प्यूरिन होता है, एंड प्यूरिन इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूं? इस प्यूरिन को उड़ाने वाला हूं, क्योंकि प्यूरिन नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल की ग्रोथ नहीं होगी। तो डीएनए किससे बन रहा है? प्यूरिन। प्यूरिन इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो सर प्यूरिन उड़ा दो। तो प्यूरिन को रिप्लेस करने के लिए हम देंगे 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ध्यान रखना, 6 मर्केप्टोप्यूरिन क्या करता है, ये हमारे प्यूरिन को रिप्लेस कर देता है, हमारी कैंसर सेल की प्यूरिन को रिप्लेस कर देगा। तो जब कैंसर सेल का प्यूरिन रिप्लेस हो जाएगा 6 मर्केप्टोप्यूरिन, प्यूरिन की जगह क्या आ चुका है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन आ चुका है, तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और लास्ट में इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन जो है इनहिबिट हो जाएगा, और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो इस तरह से 6 मर्केप्टोप्यूरिन काम करेगा, प्यूरिन को ही रिप्लेस कर देगा। ये हो गया आपका एंटी मेटाबोलाइट। अब एंटी मेटाबोलाइट के बाद है आपके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करते हैं वो देखिए। अभी मैंने आपको बेस पेयर के बारे में बताया कि A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये बेस पेयर नॉर्मल होते हैं और इसी तरह से अरेंज होने चाहिए। एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ना चाहिए, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये इसेंशियल है, ऐसा ही रहना चाहिए इन्हें, ठीक है। अब कैंसर सेल है, कैंसर सेल में ये ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन इस तरह से जुड़े हैं। तो इनको मैं रोक देता हूं या इनमें मैं छेड़छाड़ कर देता हूं, क्योंकि जब मैं एडेनिन, थायमिन को आपस में हटा दूंगा या ग्वानिन, साइटोसिन को आपस में हटा दूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, डीएनए सही से नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक क्या करती है, ये जो बेस पेयर होती है ना, इनके साथ छेड़छाड़ करती है। देखो लिखा है, दे इंटरकेलेट बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड एंड इंटरफियर विथ टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है। ये जो एटी है, जीसी है, इनके साथ इंटरफेयर करती है एंटीबायोटिक। अब जनरली एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ध्यान से सुनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना और प्रोटीन से सेल की ग्रोथ होना, ये जो अभी तक मैं कह रहा था ये सारा होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता है, ये रूल होता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से सेल ग्रोथ होगी। ये कैंसर सेल में भी हो रहा है, ये नॉर्मल सेल में भी हो रहा है। तो हमें कैंसर सेल में ये रोकना है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल डोग्मा को डिस्टर्ब करेंगे। नाम से पता लग रहा, अगर ये पूरा सेंट्रल डोग्मा है तो हमें किसी भी स्टेप को रोकना है तो हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेंट्रल डोग्मा को डिस्टर्ब करना है। देखो, इन कैंसर केस वी डिस्टर्ब सेंट्रल डोग्मा विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की मदद से हम सेंट्रल डोग्मा को रोकेंगे कैंसर की सेल में। नॉर्मल सेल में तो चलने देंगे, क्योंकि नॉर्मल सेल की तो ग्रोथ जरूरी है, डीएनए फॉर्मेशन जरूरी, आरएनए जरूरी, प्रोटीन जरूरी, वहां पे तो चलने दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कैंसर सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसको रोकने के लिए सेंट्रल डोग्मा को हम डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं डेक्टिनोमाइसिन की, डेक्टिनोमाइसिन क्या करता है, ग्वानिन और साइटोसिन में जो बेस पेयर होते हैं ना,
GC, ये जो बेस पेयर होते हैं ग्वानिन साइटोसिन, इसके बीच में इंटरफेयर करेगा, और जब ग्वानिन साइटोसिन को वो सही से जुड़ने नहीं देगा, बनने नहीं देगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, DNA वगैरह सही से नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह सही से नहीं होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, DNA से RNA के बनने को ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन को बनने को ट्रांसलेशन। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है। DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और DNA से DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन होता है। तो DNA से DNA रेप्लिकेशन, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जब ग्वानिन और साइटोसिन के बेस पेयर के साथ छेड़छाड़ होगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब DNA से RNA बनना रुक गया, और RNA से प्रोटीन बनना रुक जाएगा, और प्रोटीन से सेल ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। हमने सेंट्रल डोग्मा को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब DNA को बनने से रोक दिया, ट्रांसक्रिप्शन होने से रोक दिया, RNA को बनने से रोक दिया, प्रोटीन नहीं बन रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, और सेल ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही। इस तरह से एंटीबायोटिक्स जो है काम करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्लांट प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं ये किस तरह से एंटी कैंसर का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पौधा दिखाना चाहूंगा, ये है विनका रोजिया। ये आपने पढ़ा होगा बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 4 एल्केलॉइड्स, ये पढ़ा होगा आपने। ये है विनका रोजिया, और विनका रोजिया का ये जो पौधा है ना, ये एंटी कैंसर होता है। कैसा होता है? एंटी कैंसर, क्योंकि इससे हमें मिलता है विनक्रिस्टिन और इससे हमें मिलता है विनब्लास्टिन। तो ध्यान रखना, ये जो पौधा है ये है विनका रोजिया, और इस विनका रोजिया से हमें मिलता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो विनका रोजिया, विनका एल्केलॉइड बोल लीजिए आप। ठीक है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन हमें मिलता है जो कि एंटी कैंसर होता है। अब ये विनका के एल्केलॉइड्स जैसे विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, ये काम कैसे करते हैं? तो ये होते हैं माइटोटिक इनहिबिटर। आपको पता है अगर सेल को ग्रोथ करना है, डिवाइड करना है, तो वो माइटोसिस करेगी। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है। ठीक है, तो ये माइटोसिस को रोकेगा। विनका एल्केलॉइड जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो कि हमें विनका रोजिया से मिले हैं, वो कैसे काम करेंगे? वो माइटोटिक इनहिबिटर होते हैं, वो माइटोसिस को रोकेंगे। अब माइटोसिस को कैसे रोकेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो विनक्रिस्टिन होता है, विनब्लास्टिन होता है, ये आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। आपकी कैंसर सेल में, ये मान लीजिए आपकी कैंसर सेल है, कैंसर सेल में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना, उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि जो कैंसर सेल में हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन जुड़ जाता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन एक तरह का माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है। ठीक है, अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ विनक्रिस्टिन जुड़ गया तो असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में दिक्कत आएगी। असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सही से नहीं होगी, उसका पॉलीमराइजेशन सही से नहीं होगा। आई रिपीट, माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली जो है सही से नहीं हो रही। और ये सही से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ, आपके कैंसर सेल में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था उसके साथ जुड़ चुका है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। तो जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, पॉलीमराइजेशन रुक जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली नहीं हो पाती। अगर ऐसा कुछ हुआ तो माइटोटिक स्पिंडल के साथ इंटरफेयर होगा और साइटोस्केलेटल फंक्शन के साथ इंटरफेयर होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जुड़ गया, पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है कि इंटरफेयर हुआ है माइटोटिक स्पिंडल के साथ और साइटोस्केलेटन के साथ। अब इंटरफेयर होने वाला है, छेड़छाड़ होने वाली है। तो अल्टीमेटली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्रोमोसोम की मूवमेंट रुक जाती है, क्रोमोसोम की मूवमेंट रुक जाती है। एक बात ध्यान से सुनना, सेल डिवीजन जब भी होती है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेजेस होती है। ये आपने 11th में पढ़ी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी में पढ़ी होगी कि जब भी सेल डिवीजन होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेप्स आती हैं। तो अभी क्या होता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट यहाँ पे रुक गई विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन के थ्रू, और क्रोमोसोम की मूवमेंट देखने को मिलती है मेटाफेज में। मतलब कहीं ना कहीं मेटाफेज रुक गया, और मेटाफेज रुक गया तो ना आएगा एनाफेज, ना आएगा टीलोफेज, और ना होगी सेल डिवाइड। इस तरह से सेल डिवाइड रुक जाती है। मेटाफेज ही रुक गया, मेटाफेज अरेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है मेटाफेज अरेस्ट, और जैसे ही मेटाफेज अरेस्ट हो गया कैंसर सेल ग्रोथ रुक जाती है। और क्रोमोसोम की मूवमेंट फेल होने से मेटाफेज अरेस्ट हुआ है, ये हमें पता लगा। तो इस तरह से ये काम करता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अब लास्ट है आपका मिसेलिनियस। मिसेलिनियस में जैसे एग्जांपल है सिस्प्लेटिन। तो ये सिस्प्लेटिन क्या करता है, आपके प्यूरिन पे 7 पोजीशन के साथ जुड़ जाता है और आपकी प्यूरिन को चेंज कर देता है। एक होता है नॉर्मल प्यूरिन, एक होता है कि आपका सिस्प्लेटिन ने वहां पर अटैक कर दिया। तो अगर सिस्प्लेटिन ने अटैक कर दिया तो वो नॉर्मल तो रहेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा नहीं तो नॉर्मल डीएनए बनाएगा नहीं, नॉर्मल डीएनए बनेगा नहीं तो नॉर्मल आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी।
डीएनए डैमेज, आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह से ये काम करता है मिसलेनियस। ठीक है, तो ये था मिसलेनियस। इससे पहले हमने देखा प्लांट प्रोडक्ट, इससे पहले देखा हमने एंटीबायोटिक, इससे पहले देखा हमने प्यूरिन एंटागोनिस्ट जिसमें 6 मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट, ये दोनों किस में थे? एंटी मेटाबोलाइट में। मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट ये दोनों एंटी मेटाबोलाइट में थे। उससे पहले हमने देखा था एल्काइलेटिंग एजेंट। ये तो सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। ठीक है, अगर आपको कल को पूछ लेते हैं कि ब्लियोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो ध्यान रखना ब्लियोमाइसिन किसके अंदर आ रहा है? एंटीबायोटिक के। और एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि A डबल बॉन्ड T है और G ट्रिपल बॉन्ड C है, तो इनकी बेस पेयरिंग को खराब कर दो और सेंट्रल डोग्मा को अफेक्ट कर दो, यही था ना। तो ध्यान रखना प्लांट प्रोडक्ट की अगर आपको पूछे तो माइटोसिस रोक देना। जैसे एटोपोसाइट का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे तो आप बोल देना माइटोसिस रोक देगा। तो हमने ओवरऑल देख लिया, एंटीबायोटिक देख लिया, प्लांट प्रोडक्ट देख लिया, मिसलेनियस देख लिया। अब आपको कोई भी ड्रग आए तो यही वाला लिखना है क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट हमने देख लिया, हमने एल्काइलेटिंग एजेंट देख लिया। अब हमें देखनी है सिंथेसिस मैक्लोरेथिमिन की जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आता है। उसके बाद हमें देखनी है एंटी मेटाबोलाइट की, उसके बाद हमें देखनी है मेथोट्रेक्सेट की। तो चलिए वन बाय वन सिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहली सिंथेसिस है आपके सामने मैक्लोरेथिमिन की। तो देखो ये काफी इजी सिंथेसिस है। यहाँ पर आपके पास है इथाइलिन ऑक्साइड। अगर इस इथाइलिन ऑक्साइड को मैं नॉर्मली लिखूं तो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, इस तरह से। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करानी है CH3NH2 के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बनेगा, CH3 का CH3। अब नाइट्रोजन यहाँ पर आप देखिए ये 2 मॉलिक्यूल है, तो इन 2 मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। आप देखिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, फिर ये 2 मॉलिक्यूल है तो एक बार और कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना काफी सिंपल है, ये CH3 का CH3, ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। अब यहाँ से ये 2 है तो एक बार ले लो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये ले लिया कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। अब एक बार और ले लो क्योंकि 2 है तो ये हो गया कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने अटैच करा दिया, काफी सिंपल है अभी तक। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसको खोलकर इस तरह से दिखा दिया था ताकि आपको आइडिया लग जाए। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और ये CH3 का CH3 एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब बहुत ही इजी स्टेप है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आप SOCl2 से रिएक्शन करानी है। तो जैसे आप SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से OH को गायब कर लेना, यहाँ से भी OH को गायब कर लेना और सिर्फ Cl को अटैच कर देना। 2 Cl है, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गया आपका मैक्लोरेथिमिन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले इथाइलिन ऑक्साइड CH3NH2, तो ये बन जाएगा OH OH वाला, फिर SOCl2 तो OH OH हटा दोगे और Cl अटैच कर दोगे, बात खत्म। बहुत इजी रिएक्शन है, आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये बन गया आपका मैक्लोरेथिमिन। नेक्स्ट चलते हैं एंटी मेटाबोलाइट की तरफ। तो एंटी मेटाबोलाइट में आपको सबसे पहले दे रखा है मर्केप्टोप्यूरिन, और मर्केप्टोप्यूरिन की आपको सिंथेसिस पूछी ही जाती है। 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मर्केप्टोप्यूरिन, और 10 मार्क्स में भी जुड़ के आता है मर्केप्टोप्यूरिन। तो आइए देखते हैं मर्केप्टोप्यूरिन किस तरह से बनता है। काफी इजी सिंथेसिस है इसकी। सबसे पहले आपको लेना है हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन अगर मैं आपको बनाना सिखाऊं तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन, और इस तरह से ये पूरी रिंग हो जाएगी। यहाँ पर OH आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 मेंबर रिंग आएगी इस तरह से। तो ये हो गया आपका हाइपोजेंथिन। आप चाहें तो 5 मेंबर रिंग को इस तरह से बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, एक ही बात है। तो हाइपोजेंथिन बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, और इधर तो 5 मेंबर रिंग है तो एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, और इधर ऊपर OH लगा देना। इसकी रिएक्शन आपने करानी है POCl3 के साथ। तो जैसे ही आप POCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, इस OH को हटाकर यहाँ पर Cl लगा देना। इतना सा काम आपको करना है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। फिर आपको इसकी रिएक्शन करानी है NaSCN के साथ। तो NaSCN के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, ये Na, ये Cl निकल जाएगा। NaCl निकल गया, नमक निकल गया। आज तक हमने जिंदगी में पानी निकाला है, आज पहली बार नमक भी निकाल दिया। तो NaCl हमने निकाल दिया और यहाँ पर बच गया था SCN। तो ये SCN इसकी जगह आकर अटैच हो गया। तो सबसे पहले OH की जगह Cl आ गया, POCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो फिर Cl की जगह SCN आ गया, NaSCN के साथ रिएक्शन कराई तो NaCl निकल गया। फाइनली क्या करो, पानी डालो, क्योंकि जीवन में जिंदगी में पानी जरूरी है, रिएक्शन में पानी जरूरी है। पानी डालो, और पानी डालते क्या करना है, मेरा नाम ले देना है। मेरा नाम शुरू होता है SH, ठीक है, शुभम से शुरू होता है ना SH, तो सीधा आपको SH अटैच कर देना है ऊपर की तरफ, और कुछ भी नहीं करना। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करो बड़े ही इजी तरीके से। सबसे पहले OH को Cl में बदलो, फिर Cl को SCN में बदलो, फाइनली पानी डालो,
और सबको हटाओ, पानी डालते मेरा नाम याद करो, SH लिखो, बात खत्म करो। ये बन गई आपकी 6 मर्केप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट चलते हैं मेथोट्रेक्सेट बनाते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट किस तरह से बनेगा वो देखो। अब ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल स्टेप में मैंने बना रखा है, अच्छे से समझो इसको। देखिए इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो वही नाइट्रोजन जो आपने लगाया था ना वहां पर, जिस तरह से नाइट्रोजन लगाए थे वैसे लगा दो। एक नाइट्रोजन यहाँ लगाया था, एक नाइट्रोजन यहाँ लगाया था विलास स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई और ये जगह खाली रह गई, इन सब पे भी नाइट्रोजन लगा दो इस तरह से अलग करके। आप देखो पहले यहाँ और यहाँ नाइट्रोजन लगाया, अब जो जो जगह खाली थी, ये वाली खाली थी, ये वाली खाली थी, ये वाली खाली थी और ये वाली खाली थी, क्योंकि यहाँ पर तो नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पर भी नाइट्रोजन आ गया, तो जो भी जगह खाली थी वहां सब पर नाइट्रोजन लगा दो। ईजी है ना। पहले नाइट्रोजन लगाओ, फिर जो जगह खाली हो सब पे नाइट्रोजन लगाओ, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपकी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने लिखना है कार्बन कार्बन, और दोनों कार्बन के साथ लगाना है ब्रोमीन। इसके साथ भी ब्रोमीन लगा दिया, इसके साथ भी ब्रोमीन लगा दिया, और इस कार्बन के साथ एल्डिहाइड जोड़ देना। मतलब कार्बन कार्बन, इसके साथ एल्डिहाइड, और यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। और इतने बच्चे आप हो नहीं कि यहाँ पर वैलेंसी मेंटेन नहीं कर सको। आपको पता है ये कार्बन है, मान लो एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे। अब मान लो ये कार्बन है, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हो गए, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। तो वैलेंसी तो आप मेंटेन कर लोगे, बहुत ईजी है। कार्बन कार्बन, ऊपर आ जाएगा CHO, नीचे Br और इधर भी Br। दोनों स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर सिंपल आपको बेंजीन बनानी है। इस तरह से बेंजीन बना दोगे, सिंपल इजी है बेंजीन बनाना। बेंजीन बनाने के बाद इस स्ट्रक्चर को बनाना सिखवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो कहानी की फॉर्मेट में याद कर लो। ये बेंजीन बना दी, बेंजीन के नीचे नेशनल हाईवे है जिसपे CH3 है। नेशनल हाईवे का मतलब NH, ऐसे याद रख लो, नेशनल हाईवे। तो बेंजीन के नीचे क्या है, नेशनल हाईवे, जिसपे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ऊपर है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो मैंने C डबल बॉन्ड O से पूछा, मैंने कहा भैया नाइट्रोजन का घर कहाँ है? वो बोले जस्ट मेरे साइड में रहता है। मैं गया नाइट्रोजन के पास, मैंने कहा हेलो नाइट्रोजन कैसे हो आप? बोले आप मेरे पास तो आ गए। C डबल बॉन्ड O से मैंने पूछा, मैं रिपीट कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O से मैंने पूछा कि भैया नाइट्रोजन का घर कहाँ है? तो C डबल बॉन्ड O ने बोला कि अगला घर ही नाइट्रोजन का है। मैंने कहा हेलो नाइट्रोजन कैसे हो आप? तो नाइट्रोजन मुझे चेतावनी देता है कि भैया आप मेरे पास तो आ गए, पर अब मुझसे आगे मत जाना, क्योंकि मुझसे आगे कार्बन की एक लंबी चेन है जो नीचे तक गिर रही है, 3 कार्बन की। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, और 3 कार्बन की चेन में जो पहली चेन है उस पर COOH है और लास्ट चेन में भी COOH है। मैंने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मैं तो गिर जाता। तो सिंपल से स्ट्रक्चर है, देखो वापस बना के देख लो। बेंजीन, नीचे क्या है, नेशनल हाईवे, CH3, ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O। मैंने C डबल बॉन्ड O से पूछा, मैंने कहा भैया नाइट्रोजन कहाँ है? तो उसने बोला मेरे जस्ट साइड में। मैंने नाइट्रोजन से पूछा कैसे है? तो नाइट्रोजन बोलता है कि आगे मत जाना, आगे कार्बन की एक खाई है 3 कार्बन की, और पहले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक और लास्ट कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। देखो ये जितनी भी आपको ये अभी याद करवाई मैंने, ये एज इट इज यहाँ पे लगा रखी है, हाईलाइट कर रखी है मैंने। ये देखो मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हाईलाइट कर रखी है एज इट इज, ठीक है। ये सारी एज इट इज है। उसके बाद ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रोजन और CH3, आप देखो ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रोजन और CH3। अब देखो ये बेंजीन रिंग और ये नाइट्रोजन और CH3, ठीक है। इसको सही से कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। ये बेंजीन हो जाएगा आपका, ये नाइट्रोजन और CH3 हो जाएगा। अब देखो ये बेंजीन नाइट्रोजन CH3 और ये पीछे का फंक्शनल ग्रुप पूरा, मतलब ये स्ट्रक्चर पूरी आ गई। बेंजीन भी आ गया, नाइट्रोजन CH3 भी आ गया, और ये स्ट्रक्चर भी पूरी आ गई। ये ऊपर वाली भी पूरी आ गई, बेंजीन भी आ गया, नाइट्रोजन CH3 भी आ गई। आप देख सकते हैं बेंजीन भी आ गया, नाइट्रोजन CH3 भी आ गई, और ये पीछे वाली स्ट्रक्चर भी पूरी आ गई। ये देखिए आप, ये पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या ऐड करना है, इस स्ट्रक्चर को ऐड करो। इस स्ट्रक्चर को ऐड किया, ठीक है। पर अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो 2 थे ना, इसको इस तरह से पूरी कर दी हमने, बस ये आप देखिए पूरी कर दी, बाकी ये सेम है। तो ये काफी फाइनल स्ट्रक्चर है मेथोट्रेक्सेट का, और काफी इजी है, बहुत इजी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आसानी से आप पूरा देख लीजिएगा। अब देखो आप, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, और एक स्टेप में आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये था आपका मेथोट्रेक्सेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने देखा मेथोट्रेक्सेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उससे पहले हमने देखा था मर्केप्टोप्यूरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उससे पहले हमने देखा था मेक्लोरेथमिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इससे पहले हमने देखा है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर को अगर डिटेल स्टडी करना है तो आप सेकंड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हमने सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, और ये पूरा सिलेबस आपको याद रखना है। याद रखो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का सबसे पहले तो सिलेबस याद कर लो। सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स किस में आ रही है सब पता होना चाहिए ना। कल को मान लो आपसे पूछ लिया फ्लोरोयूरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना फ्लोरोयूरेसिल एंटीमेटाबोलाइट में आता है। फिर आपको एंटीमेटाबोलाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है, तो सिलेबस भी याद करो।
ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और प्ले स्टोर तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना रेगुलर अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम पे मीम मिलेंगे। तीनों प्लेटफॉर्म पे आप जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो और मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।